सच्चाई कमल पर बटन पर आपकी उंगली दबेगी, सीधा सीधा वो मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। आपके एक एक वोट से मोदी की ताकत बढ़ेगी। हमारे पोलिंग बूथ में भाजपा का झंडा झुकने नहीं देंगे। हर पोलिंग बूथ जीतने के लिए मुझे विशेष रूप से माताओं बहनों के आशीर्वाद चाहिए। जलपान से पहले मतदान, क्योंकि धूप बहुत है, गर्मी तेज है। सुबह सुबह जितना ज्यादा मतदान हो जाए अच्छा है कि 15-15, 20-20 लोग जुलूस निकाल करके भारत माता की जय बोलते बोलते लोकतंत्र का उत्सव, लोकतंत्र का जय जयकार करते करते हमने मतदान करने जाना चाहिए। अरे गाजे बाजे के जाना चाहिए। हम देश की सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान प्रतिशत को बढ़ाना और एक एक बूथ को जीतना। राजस्थान के जालौर में प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये अपील की तो विरोधियों ने इसमें भी कुछ निगेटिविटी खोज ली। सियासी हलकों में कानों कान वो कुछ सवाल फैलाने लगे। क्या बीजेपी कम मार्जिन से जीतने वाली है? क्या बीजेपी की जीत का अंतर कम हो रहा है? एक एक वोट के लिए अपील करने की वजह क्या है? पीएम मोदी के विरोधी ये कहने लगे कि एनडीए की सरकार जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है। विरोधी पार्टियों की रैलियों में खूब जोर शोर से इस बात को फैलाया गया। सोशल मीडिया पर चाहे ये विरोधी पार्टी हो या फिर उनके सिंपैथाइजर, इस नैरेटिव को खूब हवा देने लगे। मैं आपको बताऊंगा कि इस नैरेटिव के पीछे हकीकत कितनी है और कितना है फसाना। 24 के लोकसभा चुनावों में कुल 7 फेज में मतदान होना है। अभी पहला फेज ही हुआ है, 6 फेज बाकी हैं। 102 सीटों पर वोट पड़े हैं। एक सीट पर 2 चरणों में मतदान होगा। इस तरह 6 फेज में 442 सीटों पर मतदान बाकी है। यानी अभी तो चुनाव की बोहनी ही हुई है, पूरा चुनाव अभी बाकी है। ये 400 पार का नारा लगा रहे हैं, 400 पार का फिल्म दिखा रहे हैं। चुनाव हुआ फर्स्ट फेज का, पहले दिन ही मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना टारगेट रिवाइज नहीं किया है, फिर भी इंडी अलायंस के नेताओं को 4 जून की हड़बड़ी हो रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये 102 सीटों पर जो वोटिंग हो गई है, इसमें इंडिया अलायंस को भारी बहुमत मिलेगा। अगर आपने कांग्रेस के हाथ मजबूत नहीं किए और फिर से आप 5 सालों के लिए भाजपा की सरकार ले आए तो 5 साल और इस देश में क्या क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। संविधान बदला जाएगा, आपकी बेरोजगारी बढ़ेगी, आपकी महंगाई और भी बढ़ेगी, आपकी समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ये देश बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपा जाएगा। ये नेता और भी ताकतवर बनेंगे, और भी शोहरत होगी इनकी, शान होगी इनकी, लेकिन सब अंदर से खोखला होगा। नरेंद्र मोदी का डर दिखाना और राहुल गांधी को विकल्प बताना, कांग्रेस एक साथ 2-2 काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट राउंड की रिपोर्ट को एक्सीलेंट बता चुके हैं, लेकिन मोदी विरोधियों ने एक साथ कई फ्रंट खोल दिए हैं। गठबंधन सबसे ज्यादा सीटें जीतने जा रहा है। एक पे संघर्ष है, बाकी सब सीटें गठबंधन जीतने जा रही है। अभी तक ये नहीं बता रहे आप। एक पे संघर्ष है, उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बाकी 79 की 79 जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी की नंबर 2 बनकर लीड रोल में आ गई हैं। उनके खाने पे कैमरा लगाया हुआ है, कैमरा एक एक निवाले पे उनकी नजर रखी है। कितनी शर्म की बात है। शुगर के मरीज हैं, 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं।
लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। झारखंड में कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की मैसेंजर बनकर मैदान में आई हैं। कहीं सरकार गिराई जा रही है तो कहीं एमपी एमएलए खरीद फरोख्त की जा रही है। जो गैर भाजपा सरकार उनके साथ नहीं आते हैं तो इसका उदाहरण है कि आज हम जेलों से आप तक बंदी पत्रों के माध्यम से संदेश भेजना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी की रैलियों में 400 वाली की बात का वॉल्यूम कम हो गया है। फिर एक बार मोदी सरकार का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है। मोदी के विरोधियों ने यहीं से क्यों लिया है? पहले चरण का चुनाव था जहां पर बहुत भारतीय जनता पार्टी को दावा था कि वो सब सीटें जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह से पश्चिम में पहले चरण में मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश सफाया कर सकता है पहले चरण से आखिरी चरण तक, तो झारखंड की जनता क्यों नहीं सफाया करेगी? यहां तो अन्याय ज्यादा हुआ है, आपकी लूट ज्यादा हुई है, आपको डराने का काम ज्यादा हुआ है। फर्स्ट फेज की पोलिंग का डेटा दिखाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर से निकल ही नहीं रहे। क्या सच में ऐसा है? क्या सच में मोदी की ग्राउंड फोर्स घर में बैठकर भजन कर रही है, या 24 का यह चुनाव साइलेंट चुनाव है? फर्स्ट फेज की पोलिंग से इतना तो क्लियर हो गया है कि इस चुनाव में 14 और 19 जैसा माहौल नहीं है। 2014 का चुनाव एंटी करप्शन नैरेटिव पर हुआ था। 2019 में पुलवामा टेरर अटैक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद राष्ट्रवादी थीम पर चुनाव लड़ा गया था। 14 के चुनाव से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जन लोकपाल आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के ठीक बाद बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस जब तक हालात भांप पाती तब तक पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर भारत की हिंदी पट्टी में मोदी के नाम की लहर उठ गई। मोदी 14 में जीते, फिर 19 में जीते, अब 24 में विपक्ष के पास 3 ही ऑप्शन बचे हैं। विपक्ष के पास पहला ऑप्शन है तिहाड़ जेल, दूसरा ऑप्शन है ईडी वाला खेल, और तीसरा ऑप्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल। हम तो कहते हैं भाजपा के 3 जमाए, ईडी, आईटी, सीबीआई, यही है। उन लोगों को लगा दिया गया। भाई हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला गया, संजय सिंह जी जेल रह करके आ रहे, और केजरीवाल जी को जेल डाला गया। इससे पहले मेरे पिता को जेल भेजा गया। हम पे कई केस मुकदमे हुए, लेकिन हमारा गठबंधन का कोई नेता इस बीजेपी के गीदड़ भपकी से डरने वाला नहीं है। हम लोग इनसे डरेंगे? इनको पता भी है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ था, तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन ये मुद्दे चुनाव हराने या जिताने वाले मुद्दे नहीं हैं। चुनाव की सेंट्रल थीम नहीं होने से मतदान प्रतिशत गिरा है। 2019 में फर्स्ट फेज की 102 सीटों पर 69.9% वोट पड़े थे। 2024 के चुनाव में उन्हीं 102 सीटों पर 65.3% वोट पड़े हैं, यानी फर्स्ट राउंड में 4.6% वोट कम हो गया। क्या वोट सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है, या बीजेपी शासन वाले राज्यों में मतदान प्रतिशत गिरा है? तमिलनाडु की 39 सीटों पर मतदान प्रतिशत 3% गिरा। उत्तराखंड की 5 सीटों पर 6% कम वोटिंग हुई। राजस्थान की 12 सीटों पर 6% कम मतदान हुआ। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी 8% कम वोट पड़े। बिहार की 4 सीटों पर 2019 के मुकाबले 6% कम वोट पड़े। यूपी की 8 सीटों पर भी 2019 के मुकाबले 5% वोट कम पड़े। फर्स्ट राउंड में वोटिंग परसेंटेज कम होने के बाद बीजेपी हेडक्वार्टर से एसओएस कॉल्स गए। नेताओं के बीच खूब डिस्कशन हुआ और तय किया गया कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए फिर से जोर शोर से अपील की जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह किसी हार के अंदेशा की वजह से किया जा रहा। ऐसा बेहद रेयर केस में होता है कि वोटिंग परसेंटेज घटने या बढ़ने से किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की हार हो जाए। बीजेपी की यह कोशिश है कि बड़े मार्जिन से तो जीत हो ही, साथ ही साथ 50% वोट शेयर का लक्ष्य हासिल किया जाए, जिससे 400 सीटें आ सकें। बीजेपी चाहती है कि दुनिया में यह मैसेज दिया जाए कि भारत का लोकतंत्र
कितना सशक्त और कितना मजबूत है, ताकि जो विरोधी भारत के लोकतंत्र को लेकर दुनिया में नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें करारा तमाचा दिया जा सके। फर्स्ट राउंड की पोलिंग के बाद एक थ्योरी ये चल रही है कि यूं तो वोटिंग परसेंटेज हर राज्य में ही गिरा है, लेकिन उन सीटों पर ज्यादा गिरा है जहां 2019 में बीजेपी का कैंडिडेट जीता था। जिन 102 सीटों पर मतदान हो चुका है उनमें से 49 सीटें एनडीए के पास हैं। 19 के चुनाव में 45 सीटें इंडिया अलायंस की पार्टियों ने जीती थी और 8 सीटें अन्य पार्टियों के पास हैं। मोदी हेटर्स की थ्योरी यह है कि जिन 49 सीटों पर अभी एनडीए का सांसद है, उन सीटों पर 5.9% यानी करीब करीब 6% कम मतदान हुआ और जिन 45 सीटों पर अभी इंडी अलायंस का सांसद है, वहां सिर्फ 3% मतदान गिरा। कुल मिलाकर पहले दौर में 76 लाख वोटर कम निकले। मतदान का डेटा दिखाकर यह प्रूव करने की कोशिश हो रही है कि फर्स्ट राउंड में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। नरेंद्र मोदी से नफरत करने वाले विरोधियों की टर्मिनोलॉजी और उनकी डिक्शनरी पर गौर कीजिए। 19 अप्रैल को फर्स्ट राउंड की पोलिंग का डेटा रिलीज होते ही सोशल मीडिया कई तरह के जुमलों से भर गया, जैसे मोदी का बुलबुला फूट गया, बीजेपी का जोश ठंडा पड़ गया, बीजेपी का नशा टूट रहा है, मोदी वाला बुखार उतरने लगा है, बीजेपी में बदहवासी है, बीजेपी वर्कर घर बैठ गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 400 पार के दावे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत के प्रति आश्वस्त कर दिया है, इसलिए वो घर बैठकर ही भजन करने लगे हैं। भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। क्या एजेंडा है, क्या मूड है आप लोगों का, लड़ाई क्या है? भाजपा को भगाओ, देश का संविधान बचाओ। भाजपा को भगाओ, देश का लोकतंत्र बचाओ। भाजपा को भगाओ, गंगा जमुनी तहजीब को बचाओ। मैं आपको फर्स्ट फेज के चुनाव का एक इंटरेस्टिंग नंबर बताता हूं। फर्स्ट फेज में 21 राज्यों के जिन 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर एनडीए और इंडिया अलायंस में शामिल दल तकरीबन बराबरी पर रहे थे। 102 लोकसभा सीटों में से 49 सीटों पर एनडीए को जीत हासिल हुई थी और 45 सीटों पर इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं उनकी जीत हुई थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में 36 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला था। सीधे मुकाबले वाली सीटों पे कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 36 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को जीत हासिल हुई थी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें आई थी। इस बार 2024 में 45 सीटें ऐसी हैं पहले फेज में जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया की 186 सीटों पर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की सीधी टक्कर होती है। 2019 में इन 186 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी, कांग्रेस को केवल 15 सीटें मिली थी। इस तरह 2019 में डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर मोदी का स्ट्राइक रेट 92% और राहुल का सिर्फ 8% था। 2014 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच डायरेक्ट फाइट वाली 186 सीटों पर चुनाव हुए तो बीजेपी ने 162 सीटें जीती थी, कांग्रेस को 24 सीटें मिली थी। इस तरह 2014 में मोदी का स्ट्राइक रेट था 87% और राहुल गांधी का था 13%। 2014 के मुकाबले 2019 में मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ अपना स्ट्राइक रेट 5% बेहतर किया। बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट का यही ट्रेंड है। डायरेक्ट फाइट वाली सीटों पर मिनिमम 85% स्ट्राइक रेट मोदी का ही रहता है। 2014 में कांग्रेस 464 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 44 सीटें जीत पाई। 2019 में कांग्रेस 421 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 52 सीटें जीती। कांग्रेस की दिक्कत है कि इस बार फिर से कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी ही हैं। राहुल मोदी को फुल टॉस गेंदें फेंकते रहते हैं और मोदी उन पर सिक्सर मारते रहते हैं। आजादी के बाद इतने चुनाव हुए, पहली बार दिल्ली में कांग्रेस का जो शाही परिवार रहता है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। अगर ये शाही परिवार कांग्रेस को वोट नहीं देता है तो आपसे वोट मांगने का उनको क्या हक है भाइयों? जहां इस शाही परिवार के लोग रहते हैं
वहां कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कांग्रेस की दुर्दशा कि उनका शाही परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं कर पाएगा। इधर राजस्थान में क्या हो रहा है, हमारे यहां कांग्रेस के नेता घर घर जाकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस को वोट मत दो। पूरी कांग्रेस पार्टी, हम पहले तो सुनते थे कि वो कहते थे भाजपा को वोट मत दो, यहां पर पूरी कांग्रेस पार्टी घर घर जाके कह रही है कांग्रेस को वोट मत दो। नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन मशीन को फुल फोर्स के साथ चालू कर दिया है। मोदी खुद एक एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी 4 दिन में 4 रैलियां नहीं कर पा रहे। इंडी अलायंस ने अब तक 3 ज्वाइंट रैलियां की हैं। पहली रैली मुंबई में, जहां उद्धव ठाकरे होस्ट थे। दूसरी रैली दिल्ली में, जहां केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल होस्ट थीं। और तीसरी रैली रांची में, जहां हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन होस्ट बनी। इंडी अलायंस की रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी को भी रांची जाना था, लेकिन ऐन वक्त पर खबर आई कि उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए राहुल गांधी रांची नहीं जाएंगे। उनकी जगह मल्लिकार्जुन खड़गे को रांची भेजा गया। बातों बातों में ये भी कहते हैं ये तो ट्रेलर है, मैं जो काम कर रहा हूं, मैं जो लोगों को आज सहूलतें दे रहा हूं, ये एक ट्रेलर है बोले। अगर ट्रेलर में ही इतनी दिक्कत है तो आगे पिक्चर में क्या आएगा, 1200 रुपए का सिलेंडर मिलेगा आपको, 100 रुपए में पेट्रोल मिलेगा और 85 साल का रिकॉर्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, ये और भी बढ़ेगी। और 100 साल में गरीब बनते जो जा रहा है उसकी खाई है अब बढ़ते जा रही है मोदी जी के जमाने में। लेकिन मोदी जी हमेशा वही बात अपनी करते हैं जिसमें कुछ दम नहीं है। रांची में इंडी अलायंस की ज्वाइंट रैली में ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी का कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। कुर्सियां फेंकी गई तो कई लोगों के सिर फूटे। मैम, फर्स्ट फेज का पोलिंग खत्म हो गया है, क्या असेसमेंट आप लोगों का है इंटरनली? जब आप असेसमेंट करते हैं चीज़ों का, कहाँ पाते हैं इंडिया अलायंस? एक्चुअली हमारा इंटरनल असेसमेंट अच्छा रहा है और जहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से फर्स्ट फेज में हम अच्छा करेंगे जी। क्योंकि फर्स्ट फेज में 2019 में भी यूपीए ने अच्छा किया था, एनडीए का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, तो आपको लगता है वो परफॉर्मेंस दोबारा रिपीट होगी या उससे ज़्यादा आपको उम्मीद? तो यही है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे हर फेज में, तो अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है। ये जो चुनाव है मैम, ये गारंटीज वर्सेस गारंटीज का चुनाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस वाले जो हैं ये झूठे वायदे कर रहे हैं, और जो गारंटीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं ये उनकी गारंटी है, इसलिए वो गारंटी पूरी ज़रूर हो जाएगी। देखिए, उन्होंने गारंटी मतलब गारंटी के तौर पर वादा किया था कि वो 15 लाख रुपए हर खाते में डालेंगे, वो 15 लाख रुपए नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। इतनी सारे बातें की थी उन्होंने, वादे किए थे उन्होंने, वो पूरे नहीं हुए। हम जो कांग्रेस में कह रहे हैं उसका प्रमाण है। कर्नाटक में हमने गारंटीज़ दी, वो आज पूरी हो रही हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि हम कुछ करेंगे, हमने करके सारी चीज़ें दिखाई। हिमाचल में की, जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनी है, तेलंगाना में भी हमने जो गारंटी दी वो पूरा करने का काम हमने शुरू कर लिया। तो हमारा तो प्रमाण है। तो देखिए, वो कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह ले, उनकी तो वैसे भी आदत है कि वो कुछ भी कह लेते हैं और फिर बाद में उन्हीं के मंत्री कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमला था। महिलाओं से स्पेशल कनेक्ट आपका है, मैं जहाँ भी जा रही हूँ देख रही हूँ आप पूरा पहले बात करती है, शादी में ये सब हो रहा है ये सब पूछती हैं कि फिर भी आई, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप तो वोकेशन में चली जाती हैं, राहुल जी की बहन तो वोकेशन में चली जाती हैं, बीजेपी वाले कहते हैं 24/7 पॉलिटिशियन है प्राइम मिनिस्टर, लेकिन कांग्रेस में सीरियस जी ने नहीं कहा, शायद अमित शाह जी ने कहा। ये तो लगता है अपनी पुरानी आदतों से बाज नहीं आए,
क्योंकि पहले भी वो महिलाओं पे जासूसी करते थे साहिब के लिए, आज भी जासूसी कर रहे हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ। हाँ, मैं गई थी अपनी बेटी से मिलने, इसमें क्या बुराई है। 3 दिन के लिए मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं गई उससे मिलने। छोटी है, पढ़ाई कर रही है, इसमें कौन सी बात है। तो ये महिलाओं के पीछे पड़ना ना, और इस तरह से घुमा कर महिलाओं के बारे में बात करना, ये इनकी पुरानी आदत है। मोदी से लड़ने के लिए जहां जहां कांग्रेस आगे आ रही है, वहां वहां बीजेपी को लगता है कि उसका चांस बिना कुछ किए ही बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी इस चुनाव को टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर चल रही है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिहाज से कुछ कंसर्न भी है। 2014 के लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव की अगर इस चुनाव से तुलना करें तो इस चुनाव में कोई ऐसा भावनात्मक मुद्दा नहीं जो सभी वोटर्स को एक सूत्र में जोड़ सके। मोदी का फैक्टर तो हर जगह बीजेपी और गठबंधन के लिए रामबाण होता ही है, लेकिन कई जगह लोकल फैक्टर्स भी हावी हैं, और जहां लोकल फैक्टर्स हावी हैं वहां बीजेपी या गठबंधन का उम्मीदवार अगर कमज़ोर है तो फिर गठबंधन के लिए वहां पर परेशानी नजर आ रही। उदाहरण के तौर पर बीजेपी बिहार में यह मानकर चल रही है कि 30 से 32 सीटें आसानी से जीतेगी, लेकिन 32 से 40 तक का सफ़र आसान नहीं होगा, खासतौर पर वो सीटें जहां गठबंधन के उम्मीदवार हैं। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की जोड़ी के सामने बीजेपी अपनी सीटों को तो बहुत कंफर्टेबल मानकर चल रही है और वही ग्राउंड रिपोर्ट भी है, लेकिन जहां सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं वहां लोहे का चना चबाना पड़ रहा। कर्नाटक में भी 7 से 8 सीटें रूरल क्षेत्र की ऐसी हैं जहां बीजेपी को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका बिहार में सेकंड फेज के चुनाव में बीजेपी का एक भी कैंडिडेट नहीं है। 5 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी की मशीन पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है। टारगेट को ध्यान में रखकर पार्टी की ताकत को पहले से अधिक मोबिलाइज किया गया है। बीजेपी ने अभी नहीं तो कभी नहीं वाली फीलिंग के साथ ग्राउंड फोर्स को उतारा है। बीजेपी की इलेक्शन मशीन को फ्रंट से लीड करने का जिम्मा नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखा है। राजस्थान में मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो से निकालकर वो बात बताई जिससे कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। जो लोग कांग्रेस छोड़कर के बाहर निकले हैं वे एक बात बड़ी गंभीरता से बताते हैं। वो सारे लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अब कांग्रेस नहीं रही है, अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है, कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था
कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? जब तक मोदी हैं, तब तक बीजेपी हैट्रिक के लिए निश्चिंत है। पोलिंग परसेंटेज घटना बीजेपी के लिए ही कंसर्न नहीं है। इससे ज्यादा चिंता वाली बात दूसरी है, वो है संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के तेवर। पिछले 10 दिनों से इंडी अलायंस के सभी नेताओं ने एक सुर से कहना शुरू कर दिया है कि मोदी 400 सीटें संविधान बदलने के लिए मांग रहे हैं और जैसे ही मोदी को 400 सीटें मिलेंगी वो आरक्षण खत्म कर देंगे। ये बात लगातार मजबूत और दृढ़ हो रही है कि 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है और इसके बाद गलती से अगर मोदी जी की सरकार आ गई तो देश का संविधान बदल देंगे, चुनाव खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। हम इतना जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जो है देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नेता से नफरत करते हैं तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, याद रखिएगा। नंबर 2, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी किताब से नफरत करते हैं तो वह है भारत का संविधान। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा किसी नीति और योजना के खिलाफ खड़े हैं तो वो है आरक्षण की योजना। आरक्षण का मुद्दा सेंसिटिव है। इस मुद्दे पर 2015 के चुनाव में बीजेपी के हाथ जल चुके हैं। 24 के चुनाव में वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस के पेट में दर्द आता है। वो झूठ फैला रहे हैं कि 400 सीटें भाजपा को मिलेगी तो आरक्षण चला जाएगा। ये झूठ के सरदार है। हमारे पास पूर्ण बहुमत 10 सालों से, आपने 14 में भी पूर्ण बहुमत दिया, 19 में भी दिया। हमने बहुमत का उपयोग आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। कांग्रेस वालों, आपको बहुमत मिला, आपने इमरजेंसी डाली थी। हमें बहुमत मिला, हमने 370 को समाप्त कर दिया। हमें बहुमत मिला, हमने राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया। नरेंद्र मोदी की पार्टी हर चुनाव को सीट बाय सीट मार्किंग करके लड़ती है। इस मेथड को इस बार ज्यादा इंटेंसिटी के साथ लागू किया गया है। पहले एक एक मंडल में मोदी की एक एक रैली होती थी। इस बार हर सीट पर और उसके बगल वाली सीट पर भी मोदी की रैलियां हो रही हैं।